हमारा मकसद यही है कि जो लोग ज़मीनी स्तर पर सारे इन मुद्दों में काम कर रहे हैं, एनजीओज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक तरह से हम हेल्प भी करें हमारे शो के ज़रिए, और हम जब रोशनी डालें किसी एक मुद्दे पर तो उसके बारे में जानकारी लोगों को मिले, अवेयरनेस बढ़े सोसाइटी में उसके बारे में, ताकि हम उसके तरफ कुछ हल निकालने की कोशिश शुरू करें, हल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जैसा लोग बोल रहे थे कि हल क्या है जी, तो मेरा ये मानना है कि लॉ होना चाहिए, लेकिन लॉ सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो 2-3 विचार हम लोगों को आए थे वो ये थे, एक तो ये कि जिस तरह हमारे बच्चों के लिए हमारे पास सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, हम 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में डालते हैं, 16 साल तक बच्चा स्कूल में रहता है, 10 साल, उससे पहले केजी है, उससे पहले नर्सरी है, प्ले स्कूल भी रहता है, क्रैशेस भी रहते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए हमारे पास समाज में काफ़ी, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों की, छोटे शहरों की भी, यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो चुका है ओवर द इयर्स। लेकिन अपने हमारे बुजुर्गों के लिए इस किस्म का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, क्योंकि शायद उसका इतिहास ये है कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी। जी हाँ, पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब जो है वो ट्रेंड बदल रहा है, मतलब समाज बदल रहा है, और वो बदलेगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो वो जो बदलाव आ रहा है हमारे समाज में कि जब एक वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थी, अब न्यूक्लियर फैमिली बन रही हैं, तो इस किस्म की सपोर्ट सिस्टम्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत ज्यादा है, और हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे बता रहे थे मनोज जी के प्राइवेट इनिशिएटिव होना चाहिए इसमें, उस तरह के सपोर्ट सिस्टम के लिए। ये जो बदलाव की बात की आमिर ने, उस बदलाव पर नजर डालते हैं, कैसे समाज बदल रहा। हमारे देश में बुजुर्गों यानी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों की माने तो ये फिलहाल 9 करोड़ के आसपास है। 2021 तक बुजुर्गों की कुल आबादी 14 करोड़ के पास पहुंचने का अनुमान है। साल दर साल बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। 1951 में कुल बुजुर्ग करीब 2 करोड़ थे। 1961 में ये संख्या करीब 2.5 करोड़ थी, यानी कुल आबादी का 5.6%। 1971 में बुजुर्गों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख थी, यानी कुल आबादी का करीब 6%। 1981 में बुजुर्गों की संख्या पहुंच गई 4 करोड़ 40 लाख तक, यानी कुल आबादी का 6.5%। 1991 की जनगणना के मुताबिक बुजुर्गों की संख्या थी 5 करोड़ 60 लाख के करीब, जो कुल आबादी का 6.8% था। 2001 में बुजुर्गों की संख्या 7 करोड़ 60 लाख के करीब थी, यानी कुल आबादी की 7.4%। 2011 में बुजुर्गों की कुल संख्या पहुंच चुकी थी 9 करोड़ के आसपास, यानी 60 साल में बुजुर्गों की संख्या में करीब 7 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। समस्या यही है, बदलते वक्त के साथ छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा है और बुजुर्ग बदहाली का शिकार हो रहे हैं। जानकारों की माने तो इस एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली के पीछे वजह है छोटे शहरों से रोजगार के लिए बड़े शहरों में पलायन, ज्यादा पाने की चाह। इसीलिए बुजुर्गों के अकेलेपन की बहुत हद तक वजह है न्यूक्लियर फैमिली। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली का इस समस्या में समवेयर 70 to 80% कंट्रीब्यूशन है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा, तो मैंने पिछले 1987 से ओल्डर लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ। जितना भी शोध कार्य हुआ, जितनी भी रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये इंडिकेट हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली के जो ओल्डर लोग हैं उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा है कंपेयर टू जॉइंट फैमिली में। 2003-2004 में दिल्ली में हुए एक शोध के मुताबिक 38% न्यूक्लियर फैमिलीज थीं, जिनमें से 11% के रिश्तेदार या माँ बाप दिल्ली में ही रहते थे। आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं, क्योंकि शहरी परिवेश में ये चलन आए दिन बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली वजह नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली आउटकम है, न्यूक्लियर फैमिली रिजल्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, एक फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल का और जेन्युइन कंपल्शंस का। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में इस समस्या के लिए कोई हल नहीं है? जानकारों की माने तो हल है, लेकिन कानून में नहीं, समाज में है। ओल्ड एज होम कतई इसका जवाब नहीं, वो मामले को और पेचीदा बना देता है। के अंदर एल्डरली को ये गलत कंसेप्ट आना शुरू हो गया कि ओल्ड एज होम आंसर नहीं है। ओल्ड एज होम यूरोप और यूएसए में भी आंसर नहीं है इस प्रॉब्लम का।
और हम सोचे कि ओल्ड एज होम में भेजने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। उससे तो उधर कि बेसिकली हम उनको ऐसी जगह पर भेजने जा रहे हैं, यहाँ पर हमको ये बताने मैसेज देने जा रहे हैं कि अब यू आर नॉट वांटेड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में 85% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर अपने बच्चों पर निर्भर हैं। 2% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर पोते पोतियों पर निर्भर हैं। 6% बुजुर्ग दूसरे रिश्तेदारों पर निर्भर हैं, जबकि सिर्फ 7% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर गुजर बसर करने के लिए अपने जीवन साथी पर निर्भर हैं। सरकार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि बुजुर्ग यानी 60 साल से ऊपर वाले ऐसे 40% लोग हैं जो कामकाजी हैं या कहें कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद नौकरी या कारोबार कर रहे हैं। यानी देश की तस्वीर जो भी हो, लेकिन बुजुर्गों की तस्वीर अच्छी नहीं है। 85% बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर है। ऐसे में अगर उन्हें बच्चे दुत्कार दें तो वो कहीं के नहीं रहते। बुजुर्गों के लिए कानून है, नियम है, ओल्ड एज होम्स है, लेकिन हल हमारे घर में ही है। हमें खुद को बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, तभी बुजुर्ग बेबस और बदहाल नहीं होंगे। कानून से भी नहीं संभाला जा सकता, ये तो अंतरात्मा की आवाज़ आनी चाहिए और उसके लिए हमें बड़ा सिंसियर होकर एफर्ट्स करना चाहिए। हमें कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाने चाहिए जो जिसके अंदर हम कहते हैं डे केयर सेंटर बनाइए आप। ठीक है, तो ये समस्या है। हमारे साथ बबल सेठी जी भी जुड़ रही हैं, जो जैसा आपने दादा दादी क्लब की बात की थी मुंबई की, वो दिल्ली में खोलने जा रही हैं। अच्छा, तो ये भी एक असर है जो दिल्ली में भी होने जा रहा है। बबल जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन फिर हल क्या है आमिर? ये तो अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। देखिए, इसका कोई मुझे लगता है एक हल नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाओं की जरूरत है। ओल्ड एज होम्स टोटली गलत हैं, नहीं होने चाहिए, या बुजुर्गों को वहां नहीं भेजना चाहिए, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। या सिर्फ ओल्ड एज होम्स ही होने चाहिए, सारे बुजुर्गों को वहां भेजना चाहिए, वैसे उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं जहां पर बहुत सारे बुजुर्ग खुश भी हैं। हमारे रिसर्च में ये भी सामने आया है कि कुछ अच्छी संस्थाएं भी हैं जहां पर लोग खुश हैं, वहां रहने से खुश हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे बुजुर्ग खुश नहीं भी हैं। तो कोई एक जनरलाइजेशन करना सही नहीं होगा। बबल जी, आपकी क्या राय है? आप तो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहले तो मैं आमिर जी को बधाई देना चाहूंगी इसके लिए कि ये बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है, जिसके लिए हमारी कॉलोनी से काफी लोग आगे आएंगे बढ़कर बुजुर्गों के लिए काम करने के लिए। क्योंकि जब वो 50-60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनके फैमिली के लोग उनको अलग थलग मंदिर गुरुद्वारों के लिए छोड़ देते हैं। उनके भी मनों में दिल है, उनका भी मन करता है पिक्चर देखने को, उनका भी दिल करता है डांस करने को, उनका भी दिल करता है म्यूजिक सुनने को। उनके अंदर भी एक दिल जवान है जो आज भी धड़कता है। उनका भी मन करता है कि उनको ऑपोजिशन एक कंपनी चाहिए, ऑपोजिट कंपनी चाहिए। उनका भी दिल करता है कि हम पार्क में घूमें, लेकिन उनको ले जाने वाला कोई नहीं। तो मैं अपने साथ ऐसे कुछ लोगों को जोड़ना चाहती हूँ और स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों की काउंसलिंग करना चाहती हूँ कि ताकि उनके अगर दादा दादी के साथ अत्याचार हो रहा है, नाना नानी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो हमें मिले, हमें बताएं। अगर वो नहीं अपने माँ बाप को कह सकते तो ये जो प्राइवेट इनिशिएटिव की आप बात कर रहे थे, प्राइवेट इनिशिएटिव की यही एक जो मनोज जी जो बात कर रहे थे। जी। और मैं आपको और बताऊं, जैसे हमने शो पे दिखाया कि ये एक्चुअली हमें हमारी थिंकिंग चेंज करनी है, हमारी सोच बदलनी है कि 60 के बाद हम बूढ़े हो गए ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें रीवायरिंग करनी है कि जो हमने उदाहरण देखे हमारे शो पे, एग्जाम्पल्स देखे, वो जो 2 महिलाएं थी गांव की जो 60-65 की उम्र में उन्होंने शूटिंग शुरू की, एक नई चीज सीखी जिसमें उन्होंने महारत पाई। तो एज सिर्फ हमारे माइंड में है, ये हमको यानी हर आयु वर्ग को कुछ ना कुछ सोचना है इस पूरे मामले में, बच्चों को सोचना है। और एक वक्त था जब हम सोचते थे कि 60 साल की उम्र में अब हमको रिटायर हो जाना है, हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब हम पूजा पाठ में ही लग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें वो नजरिया बदलने की जरूरत है। हम 60 साल की उम्र में रिटायर ना हो जाएं, हम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए रखें और जब तक हो सके हम कुछ ना कुछ काम करते रहें और प्रोडक्टिव रहें, योगदान करें सोसाइटी में भी और 2 पैसे भी कमाएं। तो ये एक नजरिया बदलने की जरूरत हम में भी है, समाज में है। तो अलग अलग चीजें हैं जो करनी चाहिए, जो हमें अलग अलग पहलू हैं इस पूरी समस्या के। और हम सबको ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए,
जहां पर आज हमारे बुजुर्ग हैं वहां पर कल हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो हर एक इंसान इस चीज से गुजरने वाला है, तो हमें उसके बारे में खास ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज जी ने तो खैर जो बात की वो हर सत्यमेव जयते के एपिसोड के लिए लागू होती है, हर असर के एपिसोड के लिए लागू होती है कि कानून से किसी भी समस्या में कुछ नहीं होने वाला, इन सोशल समस्याओं में खास तौर पे। खैर अब बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। जी हाँ, असर जो आपने बात की अपने एपिसोड में वृंदावन की विधवा महिलाओं की, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने उस पर आगे कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची है और आप तक भी शायद चिट्ठी पहुंची है। जी हाँ, उनकी चिट्ठी मुझ तक पहुंची, उनका ईमेल आया मुझे, और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने कॉग्निसेंस लिया इस चीज का और इस पे वो कदम उठा रहे हैं, और ये बड़ी खुशी है इस बात की। देखते हैं इसका असर। जी कृष्ण की नगरी वृंदावन की दूसरी हकीकत आमिर के शो में दिखाई गई। बताया गया कि करीब 15,000 विधवा बुजुर्ग महिलाएं अलग अलग आश्रमों में अकेले जीवन गुजार रही हैं। सत्यमेव जयते में वृंदावन का ये सच दिखाए जाने के बाद कमजोर लोगों की मदद करने के लिए बनी सरकारी संस्था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने आमिर खान को भेजी है चिट्ठी। अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी और जज यू शरद चंद्रन की भेजी चिट्ठी में कहा गया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, जिसके मुख्य संरक्षक देश के चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमास कबीर हैं, 15 जुलाई को प्रसारित हुए सत्यमेव जयते शो में उठाए गए सीनियर सिटीजन और वृंदावन की विधवा महिलाओं के मुद्दों से खासे प्रभावित है। हम ये बताना चाहते हैं कि मथुरा की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वृंदावन में रह रही विधवा बुजुर्ग महिलाओं की गणना भी की जा चुकी है। अथॉरिटी ने ऐसी 1200 बेसहारा महिलाओं की उनकी फोटोग्राफ के साथ लिस्ट भी तैयार की है। ये महिलाएं वृंदावन में अलग अलग जगहों पर रहती हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि अगली सुनवाई में अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी कि ऐसी बेसहारा महिलाओं के लिए 300 रुपए महीना पेंशन देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्हें खाने के लिए हर महीने 500 रुपए और 50 रुपए का अलग से जेब खर्च मिले। यही नहीं, अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी यू शरद चंद्रन ने वृंदावन में ऐसी जगहों का दौरा भी किया जहां बेसहारा विधवा महिलाएं रहती हैं। हालात बेहद ही खराब पाए गए। The District Legal Services Authority submitted a report after a survey which lasted for about 1.5 months, and it revealed very horrid pictures. When these women die, there are no relatives around, so only the similarly situated other women are there, and the dead body will be kept in the ashram for some time, or in the bhavans where they reside. And in the night, it is reported that a chowkidar comes and cuts the body into pieces and maybe disposing it off in the river or some other place. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लगातार वृंदावन में रह रही बेसहारा विधवा महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अथॉरिटी ने आमिर खान से गुजारिश की है कि वृंदावन की विधवा महिलाओं के लिए अथॉरिटी की कोशिशों को भी सत्यमेव जयते में दिखाया जाना चाहिए। सरकार और आमिर अपनी अपनी कोशिशों में लगे हैं, लेकिन हालात तभी बदलेंगे जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी। हालात तो तभी बदलेंगे जब हमारी सोच बदलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल।